मेडचल जिले के शमीरपेट में मंत्री मल्ला रेड्डी के खिलाफ एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने गो बैक मल्ला रेड्डी गो बैक के नारे लगाए। जब मंत्री मल्ला रेड्डी बुम्मरासीपेट ग्राम पंचायत के तहत ग्रामीणों को डिप्लोमा वितरण कार्यक्रम के तहत बोल रहे थे तो ग्रामीणों ने उन्हें रोक दिया। ग्रामीणों ने गांव के सभी 380 योग्य लोगों को एक ही समय में डिग्री देने के लिए मल्ला रेड्डी की आलोचना करते हुए कहा कि कभी कभार कुछ लोगों को डिग्री देने का कोई मतलब नहीं है। टीपीसीसी के प्रवक्ता सिंगी रेड्डी हरिवर्धन रेड्डी ने कहा इस बात पर रोष जताया कि एक बार फिर दलित रिश्तेदार के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अनुमति मांगने के बावजूद बीआरएस और बीजेपी परेड ग्राउंड नहीं देने की साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस गुस्से में है। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट कर दिया है यदि परेड ग्राउंड नहीं दिया गया तो हमने एलबी स्टेडियम की मांग की है। यदि नहीं दिया गया तो हम आउटर रिंग रोड पर बैठक करेंगे। बैठक को स्थगित करने का कोई इरादा नहीं है। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि 10 लाख लोगों के साथ बैठक होगी। कांग्रेस नेताओं ने किशन रेड्डी की आलोचना की, जिन्होंने पहले कहा था कि अमित शाह की बैठक 17 सितंबर को वरंगल में होगी, लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है और कहा कि यह बैठक हैदराबाद में होगी। पार्टी नेता महेश कुमार गौड़ व संपत कुमार ने कहा यह बीआरएस व भाजपा के फर्जी समझौते का प्रमाण है। बीजेपी के आवेदन स्वीकार करने का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी है। बीजेपी प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने आवेदन के लिए बनाए गए विशेष केंद्रों का निरीक्षण किया। बीजेपी कार्यालय में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का हंगामा जारी है। अभी तक बीजेपी के बड़े नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन नहीं किया है। भाजपा में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि प्रमुख नेता किन सीटों पर टिकट के लिए आवेदन करेंगे। पीवी नरसिम्हा राव के पोते और बीजेपी प्रवक्ता एनवी सुभाष ने खैरताबाद से टिकट के लिए आवेदन किया है। महिला मोर्चा नेता श्यामला देवी ने एलबी नगर सीट से टिकट के लिए आवेदन किया है। इसी बीच में बीजेपी में दोयम दर्जे के नेता भी टिकट के लिए होड़ में है। बीजेपी नेता और सांसद बंडी संजय कुमार पर हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बंडी ने राज्य मंत्री गंगुला कमलाकर को चुनाव को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया सैनिक कल्याण कोष में 50,000 रुपए का भुगतान किया जाए। बंडी संजय 2 बार वह यह कहते हुए जिरह में शामिल नहीं हुए कि अतीत में संसदीय बैठकें और पार्टी बैठकें हुई थी। उनके वकील ने कहा कि वह इसमें शामिल नहीं हो सके क्योंकि वह अमेरिका गए हुए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि वह पहले ही कई बार बिना पेश हुए समय मांग कर चुके हैं और चुनाव याचिका पर 6 महीने के भीतर फैसला करना होगा, इसलिए जांच खत्म हो जाएगी। वकील ने कहा कि बंडी संजय इस महीने की 12 तारीख को लौटेंगे और जिरह में शामिल होंगे। हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुमन लता ने सांसद संजय को जिरह में शामिल होने के लिए सैन्य कल्याण कोष में 50,000 रुपए देने का आदेश दिया। अगली सुनवाई इस महीने की 29 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नगर सेवक आकुला श्रीवाणी ने पिछली बारिश और बाढ़ के दौरान केटीआर द्वारा की गई टिप्पणियों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिता और पुत्र डलास के नाम पर तेलंगाना के खजाने को चूना लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हैदराबाद में हर जगह जल भराव होने के बावजूद इस सरकार को किसी तरह की कोई परवाह नहीं है। तेलंगाना राज्य सीएस शांति कुमारी ने जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने का आदेश दिया क्योंकि मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में राज्य में भारी बारिश होगी। राज्य भर में भारी बारिश की पृष्ठभूमि में कलेक्टरों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस की गई और स्थिति की समीक्षा की गई। तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार, सरकार के विशेष मुख्य सचिव रजत कुमार, रविंदर कुमार, सुनील शर्मा, पंचायत राज के मुख्य सचिव संजीव कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव राहुल बोजा, अग्निशमन सेवा विभाग के डीजी नागी रेड्डी, जीएचएमसी आयुक्त रोनाल्ड रॉस और अन्य उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। टेलीकॉन्फ्रेंस में जान माल के किसी भी नुकसान से बचने के लिए सभी विभागों को समन्वित उपाय करने का आदेश दिया गया।
भारी बारिश के कारण कई इलाकों में तालाब और पोखर पहले ही भर चुके हैं और वे बाढ़ को रोकने के लिए उचित उपाय करना चाहते हैं। एहतियात के तौर पर पुलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं और समय समय पर स्थिति की समीक्षा की जाए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अग्निशमन और पुलिस टीमों को तैनात करने की सलाह दी गई है। यदि आवश्यक हो तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाना चाहिए। उन्हें राहत शिविरों में सभी व्यवस्थाएं करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार द्वारा 2 महीने से वेतन न देने पर आत्महत्या का प्रयास करने वाले होमगार्ड रविंद्र का फिलहाल उस्मानिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना पर गोशामहल विधायक राजा सिंह ने प्रतिक्रिया दी। विधायक राजा सिंह ने सरकार से मांग की कि वह होमगार्ड रविंद्र के परिवार की सुध ले। वे सीएम केसीआर द्वारा विधानसभा में दिए गए वादे को निभाने के लिए कह रहे हैं कि होमगार्डों को स्थायी किया जाएगा। वे तेलंगाना में कार्यरत 22,000 होमगार्डों को स्थायी करने को कह रहे हैं। विधायक राजा सिंह ने स्पष्ट किया कि यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि रविंद्र जैसा कोई अन्य होमगार्ड आत्महत्या का प्रयास न करे। ज्ञात हो कि होमगार्ड पिछले कुछ समय से तेलंगाना राज्य सरकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पिछले कुछ समय से स्थायी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे होमगार्डों ने इस महीने की 16 और 17 तारीख को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। हैदराबाद के सुंदरैया साइंस सेंटर में एसएफआई के नेताओं ने बैठक की। एसएफआई तेलंगाना राज्य सचिव टी नागराजू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को संकट की ओर ले जा रही है। उन्होंने इस महीने की 8, 9, 10 तारीख को संगारेड्डी में एसएफआई की राज्य स्तरीय बैठक को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 5,552 शैक्षणिक पद और गैर शैक्षणिक स्टाफ के पद खाली हैं और इन्हें भरने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि गुरुकुल में केजीबी में रिक्तियों को भरने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म पूरी नहीं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में मैदानी स्तर पर कई समस्याएं हैं। कम से कम छात्रों को अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने राज्य सरकार से छात्रों को तुरंत न्याय देने की मांग की है। दक्षिण मध्य रेलवे ने हाल ही में दक्षिण राज्यों में महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों की यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेनें शुरू की है। दक्षिण यात्रा ट्रेनों के तीर्थ यात्रियों में से एक बिहार निवासी रमाकांत राय ने फीता काटकर ट्रेन को रवाना किया। रेलवे विभाग ने खुलासा किया है कि ज्योतिर्लिंग के साथ दिव्य दक्षिण यात्रा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सभी यात्रियों को ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का अवसर दे रही है। यात्रा अरुणाचलम, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, त्रिची और तंजावुर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को कवर करेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस ट्रेन ने तेलंगाना के सिकंदराबाद, काजीपेट, वरंगल और खम्मम और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, तेनाली, ओंगोल, नेल्लोर, गुडूर और रेनीगुंटा में यात्रियों को चढ़ने और उतरने की सुविधा प्रदान की है। यात्रा 8 रात और 9 दिन में पूरी होगी। दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि भारत गौरव ट्रेनों को अविश्वसनीय लोकप्रियता मिल रही है। राज्य सरकार के सलाहकार डॉक्टर केवी रमणाचारी ने कहा, साहित्य को सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि बाल साहित्य को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके तो इससे देशभक्ति के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास में भी मदद मिलेगी। श्री मानसा आर्ट्स थिएटर्स के तत्वाधान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी के बालगेय्यालु और भूविलापम ग्रंथ प्रसिद्ध लेखक टी.एच. नटराज राव द्वारा लिखे गए थे। इन ग्रंथों का अनावरण के.वी. रामनाचारी ने किया था। उन्होंने कहा कि साहित्य ही बच्चों को संस्कार सिखाता है और इसे आसान भाषा में सिखाना जरूरी है। इस मौके पर आयोजित कवि गोष्ठी में कई कवियों ने भाग लिया और अपनी कविताएं सुनाई। हैदराबाद में 2 प्रतिष्ठित त्योहार गणेश विसर्जन और मिलादुन नबी एक ही दिन होने जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में हैदराबाद पुलिस सतर्क हो गई है। दोनों धर्मों के नेताओं को लेकर 300 सदस्यीय शांति समिति का गठन किया गया है। गणेश उत्सव मिलादुन नबी की पृष्ठभूमि में सेंट्रल जोन डीसीपी के तहत शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में शांति समिति के 300 सदस्यों ने भाग लिया। 28 सितंबर को गणेश विसर्जन और मिलादुन नबी उत्सव मनाया जाएगा। एक ही दिन 2 त्योहार आने के कारण शांति समिति ने मिलादुन नबी को स्थगित करने पर सहमति जताई। पुलिस ने भक्तों को 3, 6 और 9वें दिन किसी भी समय गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वे गणेश उत्सव की पृष्ठभूमि में पुलिस तैनाती की अग्रिम व्यवस्था करे। दोनों त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण मूसी नदी उफान पर है।
मूसी भारी बाढ़ के पानी के कारण उग्र रूप से बह रही है। बाढ़ का पानी मोसरामबाग पुल को छूकर बह रहा है। इसके चलते पुल पर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। मूसी में उस्मान सागर और हिम्मत सागर से भारी बाढ़ का पानी आ रहा है। शहर के मूसी जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बढ़ती जा रही है। हिम्मत सागर में 6 गेट और उस्मान सागर में 6 गेट से 600 क्यूसेक पानी मूसी में पहुंच रहा है। मूसलाधार बाढ़ के कारण हैदराबाद में चादर घाट पुल भी बंद कर दिया गया। ऊपर से बाढ़ का पानी बढ़ने के कारण छोटे पुल को पहले ही बंद कर दिया गया था। पुलिस यातायात को बड़े पुल की ओर मोड़ रही है क्योंकि ऊपर से पानी बढ़ने की संभावना है। इससे कोठी से मलकपेट तक जाम लग गया। दूसरी ओर जीएचएमसी ने मूसी जलग्रहण क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देश भर में चुनावी माहौल गर्मा रहा है। एक और जहां राज्य में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने वाले हैं, वहीं अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जहां विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है और एनडीए को घेरने की कोशिश में लगी है, वहीं भाजपा एक राष्ट्रीय एक चुनाव के मुद्दे पर गंभीरता से लेने की बात कर रही है, जिसका हर दूसरी पार्टी विरोध कर रही है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी की है कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र का एक राष्ट्रीय चुनाव है, वहीं बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए आपदा साबित होगा। प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने वाली केंद्र की अधिसूचना की एक प्रति साझा करते हुए ओवैसी ने इस प्रक्रिया को औपचारिकता बताया। समिति को नियुक्त करने वाली अधिसूचना है जो वन नेशन वन इलेक्शन पे गौर करेगी। ये स्पष्ट है कि ये महज एक औपचारिकता है और सरकार पहले ही इसे आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। एक राष्ट्रीय एक चुनाव बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए विनाशकारी होगा। आगामी राज्यों के चुनाव के कारण मोदी को गैस की कीमतों को कम करनी पड़ी। वह एक ऐसी प्रसिद्धि चाहते हैं जहां अगर वह चुनाव जीतते हैं तो अगले 5 साल बिना किसी जवाबदेही के जन विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाने में बिताएं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों को एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पे जल्द से जल्द जांच करने और सिफारिशें करने के लिए शनिवार को 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को अधिसूचना किया। अधिसूचना में कहा गया है कि पैनल की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह शामिल होंगे। हालांकि बाद में शाम को गृह मंत्री शाह को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता चौधरी ने पैनल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है जिसके साधर्म की शर्तों उसके निष्कर्षों की गारंटी देने के लिए तैयार की गई है। मुझे डर है कि ये पूरी तरह से धोखा है, उन्होंने पत्र में कहा। सरकारी अधिसूचना में कहा गया कि पैनल तुरंत काम करना शुरू कर देगा और जल्द से जल्द सिफारिशें करेगा, लेकिन रिपोर्ट जमा करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के अधीन एक समिति बनाने के फैसले ने शुक्रवार को मुंबई में अपना सम्मेलन आयोजित करने वाले विपक्षी गुट इंडिया को आश्चर्यचकित कर दिया था और राजनीति गर्मी और बढ़ा दिया था।
विपक्षी गठबंधन ने इस फैसले को देश के संघीय ढांचे के खतरा बताया था। उच्च स्तरीय समिति में पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कठोरी भी सदस्य होंगे। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य रूप में समिति की बैठक में भाग लेंगे, जबकि कानून सचिव नितिन चंद्र पैनल में सचिव होंगे। समिति संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य कानून और नियमों की जांच करेगी और विस्तृत संशोधनों की सिफारिश करेगी, जिसमें एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य में संशोधन की आवश्यकता होगी। इसे चुनावी के समन्वय के लिए रूपरेखा का सुझाव देने भी काम सौंपा गया है और विशेष रूप से चरणों और समय सीमा का सुझाव दिया गया है, जिसके भीतर एक साथ चुनाव कराया जा सकता है। यदि चुनाव एक बार में नहीं कराया जा सकते तो इस बात की भी जांच करेंगे और सिफारिश करेगा कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। संविधान में कुछ संशोधनों के लिए कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग बनाने की मांग करने वाले विधायक को संसद में पारित होने के बाद 50% से अधिक राज्यों में मंजूरी दी। समिति त्रिशंकु सदन अविश्वास प्रस्ताव को अपनाने या दल बदल या एक साथ चुनाव के मामले में ऐसी किसी अन्य घटना जैसी परिस्थितियों का विश्लेषण और संभावित समाधान भी सुझाएगी। वहीं समिति को एक साथ चुनावों के चक्र की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता सुरक्षा उपयोगों की सिफारिश करने और संविधान में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करने के लिए कहा गया है, ताकि एक साथ चुनाव का चक्र बंधित न हो। लॉजिस्टिक्स का मुद्दा भी पैनल के एजेंडे में है, क्योंकि बड़े पैमाने पे अभ्यास के लिए अंतरिक्ष संख्या में ईवीएम और पेपर ट्रायल मशीनों के मतदान और सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता होगी। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों में मतदान की पहचान के लिए एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र उपयोग के तौर पे तरीकों की जांच और सिफारिश करेगा। एक संसदीय समिति ने हाल ही में कहा था कि एक सामान्य मतदाता सूची खर्चों को कम करने में मदद करेगी और उस काम के लिए जनशक्ति को तैनात करने से रोकेगी, जिस पर एक अन्य एजेंसी पहले से ही काम कर रही है। समिति उन सभी व्यक्तियों, अभिवेदनाओं और संचारों को सुनेगी और उनका मनोरंजन करेगी जो उसकी राय में उनके काम को सुविधाजनक बना सकते हैं और उसे अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने और सक्षम बना सकते हैं। जबकि चुनाव आयोग को संसदीय और विधानसभा चुनाव कराने का अधिकार है, राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव कराने का अधिकार है। और एएसआई एक निश्चित जनादेश के साथ संविधान के तहत अलग अलग निकाय है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी के अनुसार मूल प्रस्ताव लोकतंत्र के 3 स्तरों लोकसभा और विधानसभा और पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना था।
शनिवार की अधिसूचना में बताया गया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव ज्यादातर 1951 और 52 से 1967 तक एक साथ होते थे, जिसके बाद ये चक्र टूट गया और अब चुनाव लगभग हर साल और एक साल के भीतर अलग अलग समय पर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चुनाव होते हैं। सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा भारी व्यय है। इससे ऐसे चुनावों में लगे कि सुरक्षा बलों और अन्य चुनाव अधिकारियों के अपने प्राथमिक कर्तव्यों से लंबे समय तक ध्यान भटकाया जाता है। इसमें कहा यह भी जाता है कि बार बार होने वाले मतदान से आदर्श आचार संहिता के लंबे समय तक लागू रहने के कारण विकास कार्य बाधित होते हैं। ये तो आने वाले समय ही बताएगा कि आखिर इस मुद्दे पे क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अब तक तो ज्यादातर राजनीतिक पार्टी और राजनेता इसका विरोध ही कर रहे हैं। चुनावी मौसम में राज्य सरकार के खजाने में जमकर पैसा बरस रहा है। अगस्त के महीने में नशे के आदी लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में शराब पी है। अगस्त में डिपो से 3000 करोड़ रुपए की शराब की आपूर्ति की गई है और शराब के आवेदन और शराब की दुकानों के लिए पहले दौर की निविदाओं के साथ 3000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इससे सरकार को एक महीने में 6000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वित्त वर्ष में 2016 में तेलंगाना ने 14,184 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। पिछले साल सरकार का राजस्व 35,000 करोड़ रुपए था। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल राज्य में प्रतिदिन 110 करोड़ रुपए की शराब बिक रही है। अगर इस वित्तीय वर्ष को सिर्फ 5 महीनों में 15,346 करोड़ रुपए की शराब बिकी तो समझा जा सकता है कि नशे के आदी लोग किस हद तक शराब पी रहे हैं। इसके अलावा पूरे तेलंगाना में जहां 2620 शराब की दुकानें हैं, वहीं 1000 से अधिक बार, क्लब और पर्यटन होटल भी हैं। तेलंगाना में शराब की बिक्री 7 साल में दुगनी हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि आमदनी 3 गुना हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि अगस्त महीने में तेलंगाना सरकार को उत्पाद शुल्क विभाग से रिकॉर्ड स्तर पर आय प्राप्त हुई है। तेलंगाना में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश होगी। इससे पता चला कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बन गया है और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव बन गया है। इसके चलते प्रदेश में कई जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा कि आज कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। खम्मम, मुलुगु, नलगोंडा, महबूबाबाद, जयशंकर, भूपालपल्ली जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बरसात के मौसम में 20% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सामने आया है कि 1 जून से 5 सितंबर तक प्रदेश की औसत बारिश 603.2 मिलीमीटर थी। अब तक 723.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने न सिर्फ महिला के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या कर बांग्लादेश की सीमा में भाग गया था। साइबराबाद पुलिस ने इस हत्या के मामले को बहुत ही चतुराई से संभाला, जैसे किसी कठिन परिस्थिति में झाड़ियों में छुपे चूहे को बाहर निकाला हो। भले ही बंगाल के जिस सुदूर इलाके में आरोपी छिपा हुआ था वहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। मकसद पीड़ितों को न्याय दिलाना था और बलात्कारी समेत 2 अन्य को सलाखों के पीछे पहुंचाना था और उन्होंने यह कर दिखाया।